हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसके पिछले वाले क्लास में भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाया गया था। इसके अभी तक 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि 2 नंबर के ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले हैं एग्जाम में, तो इस 2 नंबर को यदि आप पक्का करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें रूल और क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करवाया जा रहा है और साथ में रूल भी लिखवाया जा रहा है। तो आप सभी कॉपी और पेन दोनों एक साथ में रखिए और साथ साथ में क्वेश्चन और रूल को लिखते रहिए, ठीक है ना। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, तभी जाकर ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, हाउ कैन मैन चीट गॉड। यदि आपने पिछला क्लास को कर रखा है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत ही आसान होगा, ठीक है ना। कैसे, चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ हाउ कैन मैन चीट गॉड, यहां पे लिखा हुआ असेटिव। कल हम पढ़ क्या रहे थे, आपको असेटिव से इंट्रोगेटिव में बनाना था, लेकिन यहां पर क्या है, इंट्रोगेटिव में पहले से दे रखा है और आपको क्या है असेटिव में चेंज करना है, ठीक है ना। हम पढ़ क्या रहे थे, देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप यही नहीं जानेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं तो फिर बताइए कैसे काम चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसको असेटिव क्या लिखा हुआ है। तो बेटा ये इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको हमें चेंज करना है, किसमें, असेटिव में चेंज करना है। क्योंकि कल की क्लास में हम असेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में चेंज करना सीख रहे थे, ठीक है। तो इसको मैंने आज क्या किया है, इंट्रोगेटिव में पहले से लिख दिया है और आपको असेटिव में चेंज करना है, यानी कि उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। चलिए, हमने बताया था कि यदि असेटिव सेंटेंस की मतलब असेटिव सेंटेंस में यदि लास्ट में इन नो वे आता है, ठीक है। असेटिव सेंटेंस के लास्ट में यदि क्या आता है, इन नो वे आता है, क्या आता है, इन नो वे आता है, तब हम असेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है यानी जो सब्जेक्ट है उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि इस सेंटेंस में हमें इन नो वे का प्रयोग करना है, लेकिन कहां पे प्रयोग करना है, तो अभी अभी हमने बताया कि लास्ट में करना है। कहां पर, लास्ट में करना है, ठीक है ना। इतना पता लगा। असेटिव सेंटेंस के लास्ट में यदि आपका इन नो वे आता है, कहां पर, लास्ट में इन नो वे आता है, तब हम सब्जेक्ट के स्थान पर हाउ लिखते हैं। तो यहां पे तो हाउ लिखा हुआ है, तो हमें पता लग गया कि इन नो वे कहां पे लिखना है, तो लास्ट में लिखना है। तो हम सबसे पहले लास्ट वाला ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा मार्कर है नहीं, उसमें मार्कर में इंक है भी नहीं, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इन नो वे को क्या है, लास्ट में लिख लेते हैं। अभी आपके मन में आएगा कि सर आगे क्या लिखें, तो बेटा बता रहे हैं, थोड़ा धैर्य तो रखिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। इन नो वे हमने लास्ट में लिख दिया। अब आपको यहां पर सब्जेक्ट की आवश्यकता है। सब्जेक्ट आपको क्या है, मैन। क्या है, मैन। हमें क्या है, इंट्रोगेटिव में नहीं बना रहे हैं, हम किस में बना रहे हैं, असेटिव में, और इंट्रोगेटिव दे रखा है, इसलिए हमें मैन की जरूरत है, न कि हाउ और कैन की जरूरत है, ठीक है ना। मैन हो गया। मैन के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, कैन का, और नॉट का यूज तो हम करेंगे ही करेंगे। तो मैन कैन नॉट चीट गॉड इन नो वे, ये आपका हो गया कंप्लीट। हाउ कैन मैन चीट गॉड, इसको असेटिव में चेंज करना था तो मैंने कर दिया मैन कैन नॉट चीट गॉड इन नो वे। अब देखिए ये आपका क्या है, असेटिव में चेंज हो गया ना, इसी को अब इंट्रोगेटिव में चेंज करके देख लीजिए। मैंने क्या बताया था, असेटिव सेंटेंस के लास्ट में इन नो वे आता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर हाउ का प्रयोग करते हैं, हाउ का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये कंप्लीट हो गया। और इन नो वे को हटा देते हैं, नॉट को भी हटा देते हैं, तो नॉट भी यहां पर नहीं है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अभी भी दिक्कत हो रही है तो पहले क्लास को आप देख लीजिएगा, उसमें और भी अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। हालांकि इस क्लास में भी मैंने पूरी तरह से उसी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ ही टेक्स कॉफी एवरी डे, इसको क्या है इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेक्स आपको जो मेन वर्ब दिख रहा है ये कौन सा टेंस है, किसी को पता है? यदि पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है नहीं, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे आ रखा है ना, और आपको टेंस क्लियर नहीं है तो बताइए कैसे काम चलेगा? बताइए, आप खुद सोचिए, नहीं चल पाएगा ना। टेक्स आपको पता होगा वर्ब की पहली फॉर्म एस या एस जहां पर भी आती है वो आपको कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब भी हम इसका निगेटिव या तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या तो डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? डू या डज का प्रयोग करते हैं। यदि आपको अभी भी टेंस की क्लासेस कंप्लीट करनी है तो कर लीजिए, प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो वहां पे सबसे पहले आपको 22 से 23 लेक्चर आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, जहां भी वर्ब की पहली फॉर्म एस या एस आती है तो वो आपका कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। जब भी हम उसको नेगेटिव या तो इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो डू या तो डज का प्रयोग करते हैं। ये क्लियर है? तो हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो हमें यहां पर सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? डू या डज की आवश्यकता है, लेकिन डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे ये आपके मन में कंफ्यूजन है, तो मैं दूर कर दे रहा हूं कि एक वचन यदि रहेगा आपका सब्जेक्ट तो वहां पे डज का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब इतना आपको खुल के नहीं बताया जाएगा कि डू का प्रयोग कहां करें, डज का प्रयोग कहां करें, वो सारे अब बता दिया गया है लेक्चर में, ठीक है। उसको आप सभी कंप्लीट कर लीजिए। डज हो गया, डज के बाद में किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक बात बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इस सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट नहीं दिख रहा है तो नॉट हमें लगाना ही लगाना है। यदि सेंटेंस में नॉट है तो उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नॉट है तो हटा दीजिए, नहीं है तो लगा दीजिए। तो यहां पर नहीं है तो लगाएंगे डज ही नॉट। क्या लगाएंगे? डज ही नॉट कॉफी, डज ही नॉट कॉफी एवरी डे, सॉरी डज ही नॉट टेक कॉफी एवरी डे, ठीक है ना। टेक एवरी डे, ये हो गया कंप्लीट। और लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। अभी किसी के मन में आएगा ना, सर यहाँ पे टेक्स था, यहाँ पे टेक्स क्यों नहीं है? तो बेटा बहुत मार खाओगे, यहाँ पे एस क्यों लगाएंगे? यहाँ पे तो वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस थी ना, तो उसको जब हमने चेंज किया डज में तो यहाँ पे क्यों लगेगा? नहीं लगेगा, बहुत मार खाएंगे आप, ठीक है ना। He does not play cricket, he does not play cricket, इसको क्या करना है? इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। यहाँ पे तो सारा रखा ही रखा हुआ है, इसको तो आप सभी खुद से कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। तो चलिए आप भी बनाइए और मैं भी बनाता हूं। यदि सही निकला तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं निकला तो आप मेहनत करिए, मेहनत करने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। चलिए, इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? डज को पहले लाएंगे, तो डज हो गया। डज के बाद में सब्जेक्ट की जरूरत है तो आपको नजर आ रहा होगा ही है, तो डज ही हो गया। और अभी अभी बेटा मैंने क्या बताया कि सेंटेंस में यदि नॉट है तो हटा दीजिए, यदि नॉट है तो हटा दीजिए, नहीं नॉट है तो लगा दीजिए। तो यहां पे नॉट आपको नजर आ रहा है ना, तो नॉट को क्या करेंगे? हटा देंगे, तो डज ही हो जाएगा। नॉट को जब हटा दिया तो बचा क्या? प्ले, तो हम लिखेंगे डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। और लास्ट में क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाइएगा, ठीक है, वरना बहुत मार खाएंगे। क्योंकि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव जब बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क की जरूरत है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन करा, इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन। कैमरा से इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि कैमरा के पीछे जाकर देखना होता है कि कैमरा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है ना, क्योंकि कोई है नहीं इसलिए देखना पड़ता है। इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, इसमें क्या करना है? इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एनी का। और बाकी सेंटेंस सेम ऐसे ही उतार देंगे। तो क्या लिखेंगे? इट इज एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, ठीक है, मीन मैन। ये आपका हो गया कंप्लीट। इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, तो इसको कैसे बनाएंगे? इट इज वेरी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए
आगे हमें क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब तक हमने रिमूव टू यानी एडवर्ब टू को हटा लिया है, फिर हमने देखा था असेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना देख लिया था। अब हमें देखना है अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हुए देखना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन इट बिगेन टू रेन, ठीक है ना। अब देखिए जब भी शुरुआत आपकी एज सुन एज से होगी तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, नो सुनर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, नो सुनर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, जहां भी आपको सेंटेंस में एज सुन एज दिख जाए वहां पे बेटा किसका प्रयोग करोगे, नो सुनर का प्रयोग करोगे। सब चीज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नो सुनर के बाद में हमें यह देखना है कि ये टेंस कौन सा है, तो ये आपका वी रीच्ड द स्टेशन इट बिगेन टू रेन। तो यहां पर आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख रही है, सेकंड ना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म बेटा आती कहां पर है, तो आप कहेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट में आती है। किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में आती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब कहेंगे कि डिड कहां से आया, तो फिर वही बात कि आपका टेंस कंप्लीट नहीं है, इसीलिए आप इतना ज्यादा कंफ्यूजन में है कि डिड कहां से आ रहा है, डू कहां से आ रहा है, डज कहां से आ रहा है, हैड कहां से आ रहा है, हैज कहां से आ रहा है और हैव कहां से आ रहा है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, ये सारी जो आपको समस्याएं आ रही है वो सारी टेंस से हैं। तो टेंस को कंप्लीट जरूर कर लीजिए, ठीक है। तभी जाकर आपका जो वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटेक्स है, इन सब में आपका टेंस का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो टेंस बहुत ही जरूरी टॉपिक होता है ग्रामर के लिए, तो उसको आप सभी कंप्लीट कर लीजिए। मैं हर क्लासेस में ये समझा रहा हूं, लेकिन आप लोग शायद समझते नहीं है इस बात को, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं तो अपना ही नुकसान करेंगे एग्जाम में और मेरा तो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। मैं तो बस आपको एक राह दिखा रहा हूं, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। कोशिश करिए, देख लीजिए तो ज्यादा बेटर है। एज सुन एज की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, नो सुनर का। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे या तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। और डिड का प्रयोग के बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। सब्जेक्ट क्या है, वी। अब जो हमारा मेन वर्ब था ना, रीच्ड, अब वो वर्ब की पहली फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड के बाद में क्या है, डिड के बाद में नॉट, नॉट के बाद में वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ठीक है। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। जब अफर्मेटिव होता ना तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते, लेकिन जब भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात आएगी पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम वहां पर वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, रीच्ड का रीच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रीच। उसके बाद में द स्टेशन को सेम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, नो सुनर के साथ में हम कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, देन का। और इट बिगेन टू रेन ऐसे ही हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको, इट बिगेन टू रेन। यहां तक समझ में आ गया आपको। एज सुन एज को किस में चेंज किया, नो सुनर में। ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में गया तो मैंने डिड का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट वी लगा दिया। रिच्ड आपका सेकंड फॉर्म था, लेकिन जब भी हम डिड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, तो रिच्ड का मैंने रीच लिख दिया। उसके बाद में द स्टेशन था तो मैंने द स्टेशन का प्रयोग किया। और नो सुनर के साथ में कंजक्शन देन का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे देन का प्रयोग किया है। और बाकी सेंटेंसेस को मैंने सेम ऐसे ही उतार दिया है, इट बिगेन टू रेन। ये जो आपका जो आंसर था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ, माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट। माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आप वाक्य को बदल सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, है ना। तो मेरा जो दोस्त है वो क्या है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं निगेटिव में, माई फ्रेंड इज नॉट वेरी डल, यानी जो मेरा दोस्त है वो बहुत कमजोर नहीं है, यानी वो कमजोर नहीं है, यानी इसका मतलब वो बुद्धिमान है ना। जब कमजोर नहीं है तो ऑलरेडी बुद्धिमान तो होगा ना, बुद्धिमान होगा, इसका मतलब वो कमजोर नहीं है। तो लिखेंगे माई फ्रेंड इज नॉट वेरी डल, ठीक है।
ऐसा नहीं बना लीजिएगा कि माय फ्रेंड इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा मत बनाइएगा। लिखा जाएगा माय फ्रेंड इज नॉट वेरी डल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि यदि आप वाक्य को बदल रहे हैं तो उसका मीनिंग जो है वो नहीं बदलना चाहिए। और मैंने क्या बताया, मेरा दोस्त बुद्धिमान है, जब मैंने इसको चेंज किया तो मैंने क्या बताया, मेरा दोस्त कमजोर नहीं है। जब कमजोर नहीं है बेटा तो पक्का बुद्धिमान तो होगा ना, हाँ होगा। तो यहां पे क्या बनाएंगे, माय फ्रेंड इज नॉट वेरी डल। डल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। चलिए, यदि वर्ड मीनिंग की क्लासेस आप करना चाहते हैं तो उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, 5 से 6 क्लासेस होंगी तो देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है ही saw the red fort last month। क्या लिखा हुआ है, he saw the red fort last month। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या आया है बेटा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है। कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है। तो यहां पे हमें क्या है, निगेटिव में चेंज करना है ना, तो चलिए कर लेते हैं। हम यहां पे क्या लगाएंगे, ही। अब हमें निगेटिव में चेंज करना है, और अभी अभी बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है नोट में, जब मेन वर्ब का अपोजिट न बने तब हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, फेल टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फेल टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपका मेन वर्ब है वो आपको दिख रहा होगा, सा। क्या है, SAW, सा मतलब देखना, ठीक है ना, यही आपका मेन वर्ब है। जब भी मेन वर्ब का अपोजिट नहीं बनेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, फेल टू का प्रयोग करेंगे। तो ही डिड नॉट फेल टू, किसका प्रयोग करेंगे, फेल टू। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि सा है तो हम यहाँ पे सा ऐसे ही नोट कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। और क्यों गलत होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि डिड नॉट जहां पर भी आता है वहां पर वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, सी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सी का। तो फेल टू सी द रेड फोर्ट, किसका प्रयोग होगा, रेड फोर्ट। और यहां पे लास्ट मंथ को क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी कि क्वेश्चन में मत काट दीजिएगा, मैंने आंसर से हटाया है, नीचे जगह नहीं है तो मैंने काट के बता दिया कि लास्ट मंथ को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। जो रूल लिखवाया गया है उसको भी आप सभी ने लिखा होगा, ठीक है। जितने भी क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं उसको आप सभी रिवीजन किया करिए, जो रूल लिखवाया गया है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करिए, ठीक है ना। पढ़ने से मतलब रिवीजन किया करिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि आपके बुक में मिलते हैं या गूगल से कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगता है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये वाला जो क्वेश्चन था हमसे नहीं समझ में आया है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये वो समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी एनीथिंग, मैं उसका आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। यहां पर मैं लिखूंगा, उसका रूल बताऊंगा, हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस आप मेहनत करिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सफल नहीं होंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि 15 दिन 20 दिन बचेगा तब हम कॉपी किताब उठाएंगे और टॉपर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। भगवान कोई चमत्कार नहीं करेंगे, जब तक आप 2 कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए केवल ग्रामर पे ही नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट पे भी फोकस करिए, है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि केवल आप ग्रामर पे ही फोकस करिए, नहीं, हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करिए, तभी आपके नंबर जो है ना अच्छे आ पाएंगे। वरना सोचेंगे कि केवल इंग्लिश में अच्छे नंबर आ जाएं तो बाकी सब्जेक्ट का क्या बेटा, उसमें तो आप फेल हो जाएंगे ना। तो इससे अच्छा है कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चले। हालांकि एक दिन में आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते तो आप अलग अलग टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है, उसके अनुसार आप पढ़ाई करिए। लेकिन किसी भी तरीके से आप पढ़ाई करिए क्योंकि एग्जाम आपके बहुत करीब है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।